कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू संगवारी हो, मया भरे झोंकव जय जोहार राम राम। संगवारी हो देखो हमर छत्तीसगढ़ में जोन किसानी बूता हमन करथन, धान ओन्हारी फल फूल साग भाजी सबके खेती करथन। समय बदलत गिस, वैज्ञानिक विधि से हम खेती करे के बात करथन तो तिलहनी फसल के भी बड़ा योगदान है संगवारी हो। और मैं जी हाँ खड़े हो, आप मन देख डरे हो बढ़िया घमघमाए फूल अलसी के आप मन ला दिखत है। तो अलसी के अतेक महत्व है संगवारी है। स्वास्थ्यगत विधि दृष्टिकोण से हम बात करन, मनखे के पहली हमन देखन घरों घर अलसी के तेल ला बिल्कुल खावन और बिल्कुल चुपरन तको। अब कहीं न कहीं आधुनिक ज़माना हो गए है, नवा नवा फैशन के सामान आ गए है तो पारंपरिक चीज़ हट गए है। लेकिन संगवारी हो अलसी के कतेक महत्व है हमर हृदय बर और हृदय रोगी जो न मरीज रहे तेकर बर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़रूरी है संगवारी हो कि तिलहनी फसल के संगे संग हमर वैज्ञानिक विधि से भी हम खेती करन। तो संगवारी हो आज आप मन जान डरे हो कि हमन तिलहनी फसल यानी अलसी के वैज्ञानिक खेती के बारे में आप मन ला चर्चा करवाबो। मैं वैज्ञानिक ला बुलावत हूँ संगवारी हो, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया। लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों,
हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। हमार तीर संगवारी हो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान विभाग के डॉक्टर संजय कुमार द्विवेदी जी है। ओकर से मैं सबसे पहले ये पूछा था कि अलसी के खेती के संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में कतेक है और महत्व का है अलसी खेती करे के, तो ये दोनों बात ला बतावा थे संगवारी हो। आवो देखथन का कहा थे। नमस्कार सभी को नमस्कार। अलसी की खेती के बारे में हम चर्चा करेंगे। संभावनाओं के बारे में, जैसा कि पता है आपको कि जो तिलहनी फसलें हैं हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ख़ासतौर से धान के बाद जो रबी फसलें तिलहनी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में इसके पहले काफ़ी प्रमुखता से अलसी की खेती की जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसका विगत वर्षों से रकबा कम हुआ, जिसके कई कारण हैं। और इसकी महत्वता की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण फसल है ये। इसमें ओमेगा 3 का प्रतिशत काफ़ी पाया जाता है। ख़ासतौर से जो लोग शाकाहारी होते हैं तो ओमेगा 3 की कमी होने की वजह से उनके शरीर में कई तरह के जोड़ों का दर्द, हृदय की समस्या, आर्थराइटिस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर हम अलसी का रोज़ 1 चम्मच 2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं किसी भी रूप में, या उसके तेल का थोड़ा सा इस्तेमाल करते थे, तो इन समस्याओं से हम निजात पाते हैं। रही बात इसके भविष्य को लेकर, हमारे किसान भाइयों में काफ़ी अभी जागरूकता बढ़ी है। इसके और भी उत्पाद बनने प्रारंभ हो गए हैं, चाहे आप इसके कैप्सूल हों या इसके तेल के बहुत सारे उपयोगिता के बारे में हो, इसकी खली की उपयोगिता के बारे में हो, और सबसे महत्वपूर्ण इसके पौधे से रेशा जो निकलता है, जिसको हम लिनन के बारे में जानते हैं और इसको फ्लैक्स बोलते हैं। लिनन जो कपड़ा आता है, लिनन का कपड़ा जो आता है, आपने देखा होगा, तो लिनन जो है बहुत प्रचलित है अभी वर्तमान में, जो कि अलसी के डंठल से ही बनाया जाता है। और हमारे विश्वविद्यालय ने, राज्य शासन ने मिल के प्रयास किया है कि लिनन का उत्पादन किस तरह से किसानों के माध्यम से हो और उनकी आय बढ़ाने में कैसे ये सकारात्मक सहयोग दे सकता है। तो संगवारी हो, किसान भाई हो, देखे हो कि अलसी के महत्व मनखे के स्वास्थ्य के रूप में दृष्टिकोण से कतेक बढ़िया है, एला बताई से, और महत्व कतेक है, और संभावना कतेक है खेती के, एला बताई से। अब बात आते हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से जमीन कैसे होना चाहिए और जमीन के तैयारी हम कैसे करन अलसी के खेती बर, तो यहू बात ला बतावा थे संगवारी हो द्विवेदी जी हा का कहा थे। आओ सब मिलके देखन। सही मृदा का चुनाव हम नहीं करेंगे तो सही उत्पादन हमें नहीं मिलेगा। उत्पादकता एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर सही मृदा में फसल को लिया गया
तो इसके लिए वैसे दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है, लेकिन जहाँ पर असिंचित अवस्था में हम इस फसल को लेते हैं, क्योंकि किसान भाई प्रायः इसको असिंचित या पानी की कम सुविधा होती है वहाँ पर इसका उत्पादन ज़्यादा लेते हैं, तो वहाँ पर ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ख़ास तौर से इस क्षेत्र में जो आपकी जो कन्हार मिट्टी है, अगर असिंचित अवस्था में है तो वहाँ पर इसका हम उत्पादन ले सकते हैं। और जो आपका डोरसा जिसको बोलते हैं हम, उसमें भी इसका अच्छा उत्पादन लिया जाता है। और पानी की अगर सुविधा है तो थोड़ा सा और हल्की मिट्टी जो मटासी और डोरसा दोनों में इसका उत्पादन ले सकते हैं। और जहाँ पर पानी की संभावनाएं कम है या सिंचित अवस्था नहीं है, असिंचित अवस्था में हम कन्हार मिट्टी या वर्टिशोल या भारी मिट्टी में इसका उत्पादन ले सकते हैं। खेत की तैयारी देखिए, इसमें अगर पानी की सुविधा है तो प्रायः हम छत्तीसगढ़ में धान की फसल लेने के बाद अगर भारी मिट्टी है तो आप एक बार थोड़ा गहरी जुताई कर दीजिए। गहरी जुताई करने के बाद अगर इसको 1 हफ्ते तक छोड़ देते हैं तो जो और कीट व्याधियां हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर से 1-2 बार इसको जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद आपको लगता है कि ढेले बड़े हैं तो एक बार थोड़ा सा इसमें हैरोइंग कर दीजिए। आजकल रोटावेटर भी किसान के पास उपलब्ध है। अगर एक बार रोटावेटर भारी मिट्टी में क्या है, ढेले बड़े हो जाते हैं, तो रोटावेटर चला देने से काफ़ी भुरभुरी ज़मीन हो जाती है और लेबलिंग करने की भी उतनी आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अगर ढेले आपके पूरी तरह से नहीं टूटते हैं तो एक बार पीछे पाटा चला देने से भी काफ़ी अच्छी खेत की तैयारी हो जाती है, क्योंकि इसका बीज छोटा होता है। बीज छोटा होने की वजह से अगर भुरभुरी मिट्टी नहीं है आपकी तो बीज का अंकुरण में समस्या आ सकती है। तो इसलिए ध्यान ये रखें, खेत को पूरी तरह से भुरभुरी मिट्टी बनाने के लिए एक बार गहरी जुताई, फिर इसके बाद 1-2 बार कल्टीवेटर, इसके बाद हैरो। अगर हैरो नहीं है आपके पास, रोटावेटर है, रोटावेटर चला दीजिए, पाटा लगा दीजिए, खेत को पूरी तरह से तैयार करके उसके बाद इसकी बुआई करनी चाहिए। तो ये तो ही ज़मीन के तैयारी की बात। अब बात आते बीज के मात्रा और बुआई के विधि। तो कौन कौन सा प्रकार से बुआई के विधि है और कैसे कैसे हमन बीज के मात्रा ला प्रयोग करबो, कतका बीज हमला लागही हेक्टेयर पाछू या एकड़ पाछू। तो आवत संगवारी हो, द्विवेदी जी कहा थे बीज के मात्रा और बीज के बुआई के विधि ये बात ला बतावत है। सबों मिल के देखन खेत की जो बुआई है किस विधि से करें। देखिए किसान भाई आजकल, पहले तो हल से बुआई होती थी, नारी उसके पीछे एक फनेल टाइप की जो कीप लगा देते थे, उसके पीछे हल के पीछे बुआई करते रहते थे। दूसरा उसमें जो मैंने कहा कि फनेल या पोरा लगा देते हैं, पोरा बोलते हैं उसको, हल के साइड में देसी हल में छेद रहता है उसको लगा देते हैं और किसान भाई उसके पीछे पीछे डालते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा गाँव में भी आजकल ट्रैक्टर और सीड ड्रिल की उपलब्धता हो गई है, तो इसकी प्रायः देखा जाए तो हम 2-3 तरह के से इसकी बुआई कर सकते हैं। आप मेरी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें 3 विधि से बुआई इस खेत में हुई है। आपको देखिए फसल में भी फ़र्क भी दिख रहा है उसी तरह। अगर खेत को पूरी तरह से आप तैयार कर रहे हैं तो आप सीड ड्रिल से, जो नॉर्मल सीड ड्रिल होती है, उसमें आप खाद को भी इसके साथ मिलाकर बुआई कर सकते हैं और बीज को तो साथ में मिलाना ही है। तो प्रति हेक्टेयर जो बीज की दर है 25 से 30 किलोग्राम, उसको सीड ड्रिल में आप खेत को तैयार करने के पश्चात बुआई कर सकते हैं। दूसरी विधि इसकी जीरो टिलेज, शून्य भू परिष्करण जिसको बोलते हैं। मतलब आपके पास अगर समय कम है, नमी खेत में नहीं है, तो आप शून्य भू परिष्करण के माध्यम से अभी जीरो सीड कम फर्टी ड्रिल, एक मशीन आती है जीरो सीड ड्रिल की। किसान भाई भी बहुत सारी जगह, हमने कांकेर में, बेमेतरा में, बिलासपुर में इसके बहुत सारे प्रदर्शन भी किए हैं और किसान भाई इसको अपना भी रहे हैं। अभी अगर उनके पास नमी की कमी है खेत में, तो आप सीधे धान की कटाई करने के पश्चात जीरो टिलेज के माध्यम से आप इसकी जीरो सीड ड्रिल, जो इसकी मशीन आती है, या ये कहें कि सीड ड्रिल की एक मशीन है जो ट्रैक्टर के पीछे इसको लगाकर आप सीधे बुआई कर सकते हैं। और मैं जिस खेत की पट्टी में खड़ा हूँ, जिस भाग पे खड़ा हुआ हूँ, वो जीरो टिलेज के माध्यम से बोई गई है। मतलब खेत की तैयारी नहीं की गई धान काटने के बाद, सीधे मशीन से आपने खेत में बुआई कर दी। और आप देखिए कि ये पट्टी जो दिख रही है और इसके बगल में जो पट्टी दिख रही है, उसमें कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है, जबकि ये फसल ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो जीरो टिलेज बिना खेत की जुताई करके भी आप सही उन्नत तकनीक अपनाकर बुआई कर सकते हैं। और रही बात बीज की मात्रा की, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता इसके लिए पड़ती है। और अगर किसान भाई के पास सीड ड्रिल भी नहीं है, खेत की पूरी तरह से तैयारी कर देता है, हल भी नहीं है, तो छिटकाव विधि से भी इसकी बुआई की जा सकती है। उसमें क्या होता है, 10 से 20% ज़्यादा सीड की मात्रा, बीज की मात्रा लगेगी और जो पौधों की संख्या है थोड़ा सा असमान रूप से होती है। तो बेहतर यही रहेगा कि या तो हल से बुआई करें
या तो सीड ड्रिल से बुआई करें। और जो कतार से कतार की दूरी है वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो कल्टीवेटर का जिसका हम उपयोग करते हैं उसमें भी लगभग 22.5 से 25 सेंटीमीटर के बीच की दूरी रहती है दोनों टाइन्स के बीच में। जो कल्टीवेटर की टाइन्स होती हैं या ये कहें कि सीड ड्रिल की टाइन्स होती हैं, उसके माध्यम से भी आप बुआई करेंगे तो 25 से 30 सेंटीमीटर रो से रो या पंक्ति से पंक्ति की दूरी होना चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और रही बात बीज दर की, तो मैंने कहा प्रति एकड़ अगर आप बात करेंगे तो 3 तरह की विधियों, जैसा मैंने बताया कि अगर आप इसको सिंचित अवस्था में बोते हैं तो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, असिंचित अवस्था में 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर उतेरा पद्धति से बोते हैं इसको तो लगभग 16 किलोग्राम प्रति एकड़। ये तीनों एकड़ में मैं मात्रा बता रहा हूँ, आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाई हो देखे हो बीज के मात्रा कतका लगी तेला बताइस, अब बुआई के विधि ला बताइस है। सीड ड्रिल मशीन आगे है कहतरी से तेकर से बो सकत हो, उतेरा भी बो सकत हो, सबों में बढ़िया अलसी हो सकत है। अब बात आते संगवारी हो कि अलसी के खेती में हमला जल प्रबंधन यानी सिंचाई कैसे करना है, और सिंचाई वैज्ञानिक विधि के हिसाब से करबो तो हमला बहुत अच्छा रही अलसी के खेती बर। तो आवो संगवारी हो सिंचाई कैसे होना चाहिए अलसी के खेती में, जानकारी लेथन संजय द्विवेदी जी से। कि जल प्रबंधन वही एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे कि आप उत्पादन को दोगुना कर सकते हैं अलसी में। तो आप जो देख रहे हैं कि उतेरा में भी आपको लगभग 2 पानी की आवश्यकता पड़ती है। अलसी की जिस फसल पे हम खड़े हुए हैं इसमें भी हम लगभग 2 पानी देंगे। लेकिन एक तीसरा पानी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ के लिए खास तौर से है, क्योंकि आप भारी मिट्टी और हल्की मिट्टी में अगर इसकी बुआई करते हैं तो बुआई करने के तुरंत बाद 1 पानी देना जिससे कि अंकुरण इसका बराबर हो। दूसरा लगभग 25 से 30 दिन में दूसरा पानी, और तीसरा पानी लगभग 60 से 65 दिन पे। ये 3 पानी की जो मैंने अवस्थाएं बताई, शुरू में बुआई करने के तुरंत बाद 25 से 30 दिन में और 60 से 65 या 70 दिन के बीच में 3 बार अगर आप पाइप विधि से पानी उठा कर देते हैं तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। इसमें आप अगर सीधे नाली से खोल देंगे पूरा भर जाएगा खेत में पानी, तो थोड़ा सा इसकी जो जड़ें हैं वो सेंसिटिव होती हैं, उससे इनको नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए पाइप के माध्यम से, आजकल पाइप की उपलब्धता भी है, उसके माध्यम से आप पानी पाइप के माध्यम से देंगे जो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो किसान भाई हो अभी बतावत रही से संजय सर है कि सिंचाई अलसी के खेती में कैसे होना चाहिए। संगवारी हो चर्चा भी जारी रही, बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो हम लेवत हन एक ठन विराम। आप मन देखो खास संदेश। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, संदेश के बाद फिर चलन हमर चर्चा कृषि दर्शन को थी। और आज हम चर्चा करत हन अलसी के वैज्ञानिक खेती के बारे में। संगवारी हो, खान पान के बड़ा महत्व है फसल में, वैसने अलसी के खेती में खाद के प्रबंधन हम कैसे करन और कौन कौन सा खाद हमला कब कब देना है, और संगे संग खरपतवार यदि आगे संगवारी हो तो ओकर नियंत्रण कतका जरूरी है, कौन सा प्रकार के खरपतवार यहाँ आ जाते अलसी खेती में, ये सबो बात ला बतावत है। आवो देखन। खाद देखिए, इसमें अगर हमारे पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद आप दीजिए। गोबर की खाद से जो मृदा की जो स्थिति है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो बढ़ती है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पौधे को धीरे धीरे उपलब्धता रहती है। उसके बाद जो उर्वरकों की बात करें तो प्रायः इसमें देखा गया है कि जो उर्वरक हैं वो उतनी मात्रा में नहीं लगते, फिर भी इसके लिए जो हम संस्तुत करते हैं 60-30-30 और 40-20-20। 60-30-30 किसान भाइयों को इस तरह याद रहेगा। 60-30-30 से आशय है कि नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, 60 किलोग्राम जो है नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास, ये सिंचित अवस्था के लिए है। असिंचित अवस्था में थोड़ा कम कर दीजिए, 40-20-20। वहाँ 60 था, यहाँ पर 40 है, 20 किलोग्राम मात्रा आपकी कम हो गई असिंचित अवस्था में। तो नत्रजन, फास्फोरस 20 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम, इतनी जो है किसी भी फर्टिलाइज़र उर्वरक के माध्यम से आप यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास इनके माध्यम से दे सकते हैं। रही बात म्यूरेट ऑफ पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट की, सिंगल सुपर फास्फेट का चयन हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें सल्फ़र की मात्रा होती है 12%। तो सल्फ़र क्या होता है, तिलहनी फसलों के लिए तेल का प्रतिशत बढ़ाती है। तो हम ये चाहते हैं कि सल्फ़र की मात्रा थोड़ा सा इस फसल में मिले, जिससे कि तेल का प्रतिशत ज़्यादा हो और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो फसल की। ये आप देख रहे हैं, इसको चनौरी बोलते हैं हम लोग, और इसका वैज्ञानिक नाम है मेडिगागो डेंटिकुलाटा। वैसे है तो ये दलहनी, ये जो इसकी जड़ें होती हैं ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी मृदा में करती हैं, लेकिन ये जो है खरपतवार बहुतायत रूप में इस फसल में रबी में पाया जाता है। और हमारे विश्वविद्यालय ने इसके लिए बहुत अच्छा रासायनिक खरपतवार नियंत्रण ईजाद किया हुआ है, जिसका संस्तुति हम करते हैं। उसके लिए है मेट सल्फ्यूरान मिथाइल, ठीक है, कई नामों से मार्केट में उपलब्ध है। मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 4 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर आप अगर इसका उपयोग करते हैं तो ये शुरुआती अवस्था में अगर आपने डाल दिया, लगभग 2 से 3 पत्ती की जब इसकी अवस्था रहती है वो लगभग 18 से 22 से 25 दिन के आसपास हो सकती है। तो उस समय पे अगर आपने डाल दिया तो ये पूरी तरह से इसका नियंत्रण 8 से 10 दिन बाद आपको देखने को मिलता है। तो ये खरपतवार है जो कि बहुत महत्वपूर्ण, और भी जैसे हिरनखुरी हो गया, कृष्णनील हो गया है, और भी बहुत सारे खरपतवार आते हैं, तो उनका प्रबंधन इस तरह से रासायनिक नियंत्रण के रूप से कर सकते हैं। और ये तो बात हो गई जब फसल आपकी 18 से 22 दिन की हो गई, लेकिन एक और इसके लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण है जिसको आप पेंडिमिथिलिन 30EC, उसको आप 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर आप लेके उसका शुरुआत में 3 दिन के अंदर, जैसे ही आपने बुआई की 0 से 3 दिन के अंदर उसका आप स्प्रे कर दीजिए खेत पे, तो बहुत सारे खरपतवारों का नियंत्रण आपको उससे हो जाएगा। उसके बाद आपका ये अगर खरपतवार आता है जिसको आप चनौरी बोलते हैं, मेडिगागो डेंटिकुलाटा, तो इसका भी नियंत्रण आप जो मैंने बताया कि मेट सल्फ्यूरान मिथाइल के माध्यम से कर सकते हैं। तो संगवारी हो, अभी नवा बछर 1 महीना हो गए है, दूसरा महीना अब गुजरने वाला है, लेकिन जोन विश्व लेवल के जो महामारी रही से संगवारी हो अभी पूरा तरीका से सिराए नहीं है। सुरक्षा अभी भी जरूरी है अपन आप में, तो आप मन सुरक्षित रहो। दूसर मन खेल अभी सरकार के जो दिशा निर्देश है ओला पालन करो। यही शुभकामना के संग जय जोहार, राम राम।